3 बार घंटी बजाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला तो मोनी चौंकी। क्या बात है जो गुन्नू दरवाज़ा नहीं खोल रही? उसी ने तो फ़ोन करके कहा था आज मैं फ्री हूँ। उमंग कंपनी टूर पर गया है। कुछ देर बैठ कर गप मारेंगे, साथ में लंच करेंगे। बस तू आजा। मोनी ने एक लंबी सांस ली। कितनी बातें करती थी गुन्नू। मैं यहाँ असम में पति के ऑफिस में काम करने वाले सहकर्मियों की पत्नियों के अलावा किसी और को नहीं जानती थी। और गुन्नू को देखो, उसके जानने वालों की कोई कमी नहीं थी। अपनी बातें कहने के लिए उसके पास दोस्त ही दोस्त थे। मोनी और गुन्नू ने बनारस में एक होटल, एक कमरे में 3 साल साथ बिताए थे। इसलिए एक दूसरे पर पूरा विश्वास था। जो 3 साल तक कमरे में एक साथ रहेगा वह बेस्ट फ्रेंड ही होगा। मोनी और गुन्नू भी बेस्ट फ्रेंड थी। शादी के बाद भी दोनों फ़ोन और ईमेल से बराबर जुड़ी रही। बाद में जब मोनी के पति की नियुक्ति भी असम के उसी नगर में हो गई जहां गुन्नू उमंग के साथ रह रही थी, तो मोनी इतना ही सोच पाई कि उसके विचारों पर विराम लगाते हुए गुन्नू ने दरवाज़ा खोला तो उसके चेहरे पर मुस्कान खिली हुई थी। गुन्नू ने मोनी का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे कब आई तुम? लगता है कई बार बेल बजाना पड़ा। मैं बेडरूम में थी इसलिए सुनाई नहीं दिया। उसके चेहरे पर भले ही मुस्कान खिली थी, पर उसकी आवाज़ से मोनी को समझते देर नहीं लगी कि वह खूब रोई थी। उसके चेहरे पर उदासी के भाव साफ दिख रहे थे। मोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात तो उमंग बिल्कुल सच कहता है कि रोने के बाद तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। बातें करते हुए दोनों ड्राइंग रूम में जा कर बैठ गई। मोनी के चेहरे पर गुन्नू से मिलने की खुशी और उसे देखकर अंदर उठ रहे सवालों के जवाब की चाह नजर आ रही थी। बातों के दौरान गुन्नू के चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों के कोर भीगे दिखाई दिए। उसने बात को बदलते हुए कहा, चलो मोनी, खाना खाते हैं। खाने के लिए कहकर गुन्नू उठने लगी तो मोनी ने उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, क्या बात है गुन्नू? अरे कुछ नहीं यार, आज मैंने एक वायरस को निपटा दिया है जो मेरी ज़िंदगी की विंडो को खा रहा था। गुन्नू ने बात को मजबूरी के साथ शुरू की थी, पर पूरी करते करते उसका गला भर आया था। मोनी ने धीरे से पूछा, कहीं तुम अमन की तो बात नहीं कर रही हो? उसने धीरे से स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। अमन उसका कौन था या वह अमन की कौन थी, दोनों में से यह कोई नहीं जानता था। फिर भी दोनों एक दूसरे से सालों से जुड़े थे। और गुन्नू, उसकी तो बात ही निराली थी। वह बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं थी, पर उसकी काली काली बड़ी बड़ी आंखों में एक अनोखा आकर्षण था। कोई भी उसे एक बार देख लेता वह उसी में खो जाता। होठों पर हमेशा मधुर मुस्कान, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। वह एक अच्छी मददगार थी। उसके मन में दूसरों के लिए दया का विशाल सागर था। वह कभी दूसरों के लिए गलत नहीं सोच सकती थी। वह चंचल और हमेशा खुश रहने वालों में थी। किसी को सताने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वह हमेशा हंसती और दूसरों को हंसाती रहती थी। और इसी तरह एक दिन उसका रॉन्ग नंबर लग गया। दूसरी ओर से ऐसी आवाज़ आई जो किसी के भी दिल को भा जाए। उस मनमोहक आवाज़ में मंत्रमुग्ध होकर गुन्नू इस तरह बातें करने लगी जैसे वह उसे अच्छी तरह जानती हो। थोड़ी देर बातें करने के बाद उसने खुश होकर फ़ोन डिस्कनेक्ट करते हुए कहा, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा अमन। तुमसे फिर बातें करूँगी। फ़ोन रख कर गुन्नू पलटी और मोनी के गले में
बाहें डालकर कहने लगी, आज तो बातें करने में मज़ा आ गया। आज पहली बार किसी ऐसे लड़के से बात की है जिससे फिर बात करने का मन हो रहा है। तुझे क्या पता वह लड़का ही है। देखा है उसे, मोनी ने टोका। उसने बताया कि LLB कर रहा है तो लड़का ही होगा ने। बस छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ना है। मैं तुम्हारी तरह होशियार तो हूँ नहीं, मोनी ने कहा और कमरे में आ गई। उसके पीछे पीछे गुन्नू भी आ गई। वह इस तरह खुश थी मानो उसने प्रशासनिक नौकरी की प्रीलिम पास कर ली हो। गुन्नू बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, फिर भी उसके नंबर बहुत अच्छे आते थे। जबकि मोनी खूब मेहनत करती थी, तब जाकर उसके अच्छे नंबर आ पाते थे। उस दिन के बाद उसने अमन से बातचीत शुरू कर दी थी। दिन में कभी एक बार तो कभी 2 बार उससे बात ज़रूर करती थी। उस दिन गुन्नू बहुत खुश थी क्योंकि अमन उससे मिलने हॉस्टल आ रहा था। खुश तो थी पर मन ही मन घबरा भी रही थी क्योंकि इसके पहले वह किसी लड़के से इस तरह नहीं मिली थी और न आमने सामने बात की थी। पर अब तो अमन को आना ही था। उस दिन वह काफ़ी बेचैन दिखाई दे रही थी। 11 बजे के आसपास हॉस्टल के गेट पर बैठने वाली संतोष देवी ने आवाज़ लगाई, गुन्नू नेगी, आपसे कोई मिलने आया है। मोनी भी गुन्नू के पीछे पीछे दौड़ी कि देखूं तो गुन्नू का बॉयफ्रेंड कैसा है, क्योंकि वह अक्सर मुंह टेढ़ा करके उसके बारे में बताया करती थी। अमन भी घबराया हुआ था। गोरा रंग, भूरी आंखें और तपे सोने जैसी आभा वाले बाल, वह काफ़ी सुंदर नौजवान था। दोनों हॉस्टल के पार्क में एक दूसरे के सामने बैठे थे। मोनी ने देखा तो अमन शायद सोच रहा था कि वह क्या बात करे। वैसे गुन्नू के बताए अनुसार वह कम बातूनी नहीं था, पर किसी लड़की से शायद उसकी यह पहली मुलाकात थी, वह भी गर्ल्स हॉस्टल में। शायद वह रिस्क लेकर वहां आया था। बात करने के लिए गुन्नू भी उत्सुक थी। उससे रहा नहीं गया तो उसने अमन के हाथ में एक काला निशान देखकर उसके बारे में पूछा, यह क्या है? स्कूटर की ग्रीस लग गई है या जल गया है? क्या हुआ यहाँ? एक साथ गुन्नू ने कई सवाल कर डाले। अमन मुस्कुराया। अब उसे भी कुछ कहने यानी बातचीत करने का बहाना मिल गया था। उसने कहा, यह मेरा बर्थ मार्क है। थोड़ी देर दोनों ने यहाँ वहाँ की बातें की। इधर उधर की बातें करके अमन चला गया। वह गीत संगीत का बहुत शौकीन था, जबकि गुन्नू को गीत संगीत पसंद नहीं था। उसे सोना अच्छा लगता था। एक दिन वह सो रही थी, तभी संतोष देवी ने आवाज़ लगाई, गुन्नू नेगी का फ़ोन आया है। थोड़ी देर बाद गुन्नू बातचीत करके लौटी तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मोनी उसका मुँह ताक रही थी। हंस लेने के बाद गुन्नू ने कहा, यार मोनी, आज तो अमन ने गाना गाया। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। कौन सा गाना गाया? मोनी ने पूछा। तो गुन्नू ने कहा, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। थोड़ा रुक कर आगे बोली, यही नहीं, वह सिनेमा देखने को भी कह रहा था। मैं मना नहीं कर पाई। यार वह कितना भोला है, थोड़ा बुद्धू भी है। यार मोनी, तुम भी साथ चलना, मैं उसके साथ अकेली नहीं जाऊंगी, ठीक नहीं लगता। गुन्नू एकदम से चल पड़ी तो उसे चुप कराने के लिए मोनी ने कहा, ठीक है बाबा, चलूंगी बस। गुन्नू एकदम से चौंक कर बोली,
क्यों वह कोई डरावनी फिल्म तो नहीं थी जो अंधेरे में डर के मारे मेरा हाथ पकड़ लेता। मोनी को खूब हंसी आई, जबकि वह थोड़ा थोड़ा समझ गई थी। जब उसने कहा, यार मोनी, अमन की वकालत नहीं चली तो वह अच्छा गायक बन जाएगा। आज उसने मुझे फिर एक गाना सुनाया। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं। मोनी ने हंसते हुए उसे हिलाकर कहा, कहीं उसे तुमसे प्यार तो नहीं हो गया। गुन्नू थोड़ी ढीली पड़ गई। उसने हंसते हुए कहा, देख मोनी, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, बस एक केमिकल लोचा होता है। तू छोड़ उसको, चल खाना खाने चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी में लग गए। गुन्नू के पेपर पहले हो गए तो वह घर लौटने की तैयारी करने लगी। उसकी सुबह 7 बजे की बस थी। मेरे साथ मेरी एक सहेली बिंदिया भी उससे बस स्टॉप पर छोड़ने आई थी। अमन भी उस बस पर बिठाने आया था। जाते जाते उसका कुछ अलग ही अंदाज था। उसने अमन से खुद तो हाथ मिलाया ही बिंदिया का हाथ पकड़कर उससे मिलवाया। मोनी, सही बात तो यह कि मैं वहाँ से जा नहीं सकी। अभी भी उसका हाथ पकड़े वही खड़ी हूँ। जब मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए उसकी आंखों में झांका तो उनमें वो दिखाई दिया। उसे उस समय तो नहीं समझ सकी। उसकी बातें, उसके सुनाए गीत कानों में गूंज रहे थे। उसने मेरी सगाई की बात सुनी तो उसका चेहरा उतर गया था। मेरा शरीर कहीं भी रहा हो, आत्मा अभी भी वहीं है। आंसू पोंछते हुए गुन्नू ने कहा और चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। उसके पीछे पीछे मोनी भी गई। उसने कहा, उसके बाद तुम फेसबुक पर अमन के संपर्क में आई थी क्या? गुन्नू ने हाँ में सिर हिलाया और कहने लगी, हॉस्टल से घर आने के बाद कुछ ही दिनों में उमंग से मेरी शादी हो गई। उमंग बहुत ही अच्छा और नेक आदमी था। उसके जीवन का एक ही ध्येय था, जियो और जीने दो। पार्टी के शौकीन उमंग को खूब घूमने और घुमाने का शौक था। वह जहाँ भी जाता मुझे अपने साथ ले जाता। बेटे की पढ़ाई में नुकसान न हो इसके लिए उसे हॉस्टल में डाल दिया, पर मेरा साथ नहीं छोड़ा। बात सच भी थी। गुन्नू जब भी मोनी को फ़ोन करती यही कहती थी, शादी के 15 साल बाद भी उमंग का हनीमून पूरा नहीं हुआ है। कभी कभी हंसती मस्ती में डूबी गुन्नू की आंखों के सामने एक जोड़ी थोड़ी भूरी थोड़ी काली आंखें आ जाती तो वह खो जाती। ऐसे में ही एक रोज़ उमंग ने कहा, चलो अपना फेसबुक पेज बनाते हैं और अपने पुराने मित्रों को खोजते हैं। अपने पुराने मित्र से मिलने का यह एक बढ़िया रास्ता है। इसके बाद दोनों ने अपने अपने मोबाइल पर फेसबुक पेज बना लिए। एक दिन गुन्नू अकेली थी और अपने मित्रों को खोज रही थी। अचानक उसके मन में आया, हो सकता है अमन भी अपना फेसबुक पेज बनाया हो। वह अमन को खोजने लगी, पर वहाँ तो तमाम अमन थे। उसका अमन कौन है कैसे पता चले? तभी उसकी नज़र एक चेहरे पर पड़ी तो वह चौंकी। शायद यही है अमन। उसके पास उसकी कोई फ़ोटो भी तो नहीं, बस यादें ही थी। उसने उसकी प्रोफाइल खोलकर देखी। उसकी जन्मतिथि और शहर भी वही था। उसने तुरंत उसके मैसेज बॉक्स में अपना परिचय देकर मैसेज भेज दिया। अंत में उसने यह भी लिख दिया, क्या अभी भी मैं तुम्हें याद हूँ। बाद में उसे संकोच हुआ कि अगर कोई दूसरा हुआ तो वह उसे कितना गलत समझेगा।
गुन्नू ने एक बार फिर उसकी प्रोफाइल चेक की और उसके फ़ोटो देखने लगी तो उसके फ़ोटो देखकर गुन्नू की आंखें नम हो गई। यह तो उसी का अमन है। फ़ोटो में उसके हाथ पर वह काला निशान यानी बर्थ मार्क था। अगले ही दिन अमन का संदेश आया, हाँ। अब इस हाँ का अर्थ दो तरह से निकाला जा सकता था। एक हाँ का मतलब मैं अमन ही हूँ, दूसरा यह कि तुम मुझे अभी भी याद हो। पर गुन्नू को दोनों ही अर्थों में हाँ दिखाई दिया। गुन्नू ने इस संदेश के जवाब में अपना फ़ोन नंबर दे दिया। थोड़ी देर में अमन ऑनलाइन दिखाई दिया तो दोनों ही यह भूल गए कि उनकी ज़िंदगी 15 साल आगे निकल चुकी है। गुन्नू एक बच्चे की माँ तो अमन 2 बच्चों का बाप बन चुका था। इसके बाद दोनों में बात हुई तो गुन्नू ने कहा, अमन तुमने अपने घर में मेरी बात की थी क्या? अमन की माँ को गुन्नू के बारे में पता था कि दोनों बातें करते हैं। जब उसने अपनी माँ से गुन्नू की सगाई के बारे में बताया था तो उसकी माँ ने राहत की सांस ली थी। गुन्नू को यह बात अमन ने ही बताई थी। अमन पर इसका क्या असर पड़ा यह जाने बगैर ही गुन्नू खूब हंसी थी और अमन सिर्फ उसका मुँह देखता रह गया था। हाँ, तो जब गुन्नू ने अमन से पूछा कि उसने उसके बारे में अपने घर में बताया कि नहीं, इस पर अमन हंस पड़ा था। हंसी को काबू में करते हुए उसने कहा, न बताया है और न बताऊंगा। माँ तो अब है नहीं, मेरी पत्नी मुझ पर शक करती है, इसलिए मैं उससे कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं कर सकता। अमन ने कहा, एक बात पूछूं? पर अब उसका कोई मतलब नहीं है और तुम जो जवाब दोगी वह भी मुझे पता है। फिर भी तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाता तो तुम मना तो नहीं करती। पर आज बात कुछ अलग है। और सचमुच इस सवाल का गुन्नू के पास कोई जवाब नहीं था और कोई भी। एक दिन मन ने हंसकर कहा, कुहू, कोई समय गठाने का यंत्र होता तो हम 15 साल पीछे चले जाते। अरे मैं तो कब से वही हूँ, पर तुम कहाँ हो? गुन्नू ने कहा। अरे तुम मेरे पीछे खड़ी हो, अमन ने हंसकर कहा। मैंने देखा ही नहीं, तुम बहुत झूठी हो। इसके बाद उसने एक गाना गाया, बंदा परवर थाम लो जिगर। गुन्नू भी जोर से हंसकर बोली, तुम्हारी यह गाने की आदत गई नहीं। अब इस आदत का मतलब खूब समझ में आता है, पर अब इसका क्या फ़ायदा? दिल की सच्ची और ईमानदार गुन्नू को थोड़ी आत्मग्लानि हुई कि वह जो कर रही है वह गलत है। फिर उसने सब कुछ उमंग से बताने का निर्णय कर लिया और रात में खाने के बाद उसने सारी सच्चाई उसे बता दी। अंत में कहा, इसमें सारी मेरी ही गलती है। मैंने ही अमन को ढूंढा और अब मुझे ही झूठ नहीं बोला जाता। अब जो सोचना हो सोचिए। पहले तो उमंग थोड़ा परेशान हुआ, उसके बाद बोला, गुन्नू तुम झूठ बोल रही हो, मजाक कर रही हो, सच बोलो, मेरे दिल की धड़कनें थम रही हैं। नहीं उमंग, यह सच है, गुन्नू ने कहा। उसने सारी बातें तो उमंग को बता ही दी थी, पर गाने सुनाने और फिल्म देखने वाली बात नहीं बताई थी। शायद हिम्मत नहीं हुई। उमंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यह सब तो होता रहता है। अगले दिन गुन्नू ने अमन को सारी बात बताई तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने हैरानी से कहा, गुन्नू तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिला है। जबकि
सोनू ने तो मुझे कैद कर रखा है, इसमें गलती तुम्हारी है। तुम अपने जीवन साथी को विश्वास में नहीं ले सके, गुन्नू ने कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की थी। सोनू भी वकील है, पर पता नहीं क्यों वह ऐसा करती है, अमन ने कहा। इसके बाद एक दिन अमन ने गुन्नू की बातें सोनू को बता दी। उसने गुन्नू से तो खूब मीठी मीठी बातें की, पर इसके बाद अमन का जीना मुहाल कर दिया। उसने अमन से स्पष्ट कहा, तुम गुन्नू से संबंध तोड़ लो, वरना मैं मौत को गले लगा लूँगी। अगले दिन अमन का संदेश था, गुन्नू, मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकता। सोनू ने सख्ती से मना कर दिया है। उस समय गुन्नू और उमंग खाना खा रहे थे। संदेश पढ़कर गुन्नू रो पड़ी। उमंग ने पूछा तो उसने बेटे की याद आने का बहाना बना दिया। कई दिनों तक वह संताप में रही। फ़ोन भी किया, पर अमन से बात नहीं की। हार कर गुन्नू ने संदेश भेजा कि अंत में एक बार तो बात करनी ही पड़ेगी, जिससे मुझे पता चल सके कि क्या हुआ है। इसके बाद अमन का फ़ोन आया। उसने कहा, मेरे यहाँ कुछ ठीक नहीं है। 3 दिन हो गए हैं हम सोए नहीं हैं। सोनू को हमारी निस्वार्थ दोस्ती से सख्त ऐतराज़ है। अब मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है इन बातों से तुम्हें कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। यह सब कहते हुए मुझे भी विधि का विधान यही है, हम इससे बंधे हुए हैं। गुन्नू बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना ही बोल सकी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं तुमसे मिलने के लिए 15 साल और इंतज़ार करूँगी। ठीक है, कहकर अमन ने फ़ोन काट दिया। गुन्नू ने भी उसका नंबर डिलीट कर दिया। अपनी फ्रेंड लिस्ट से उसे भी बाहर कर दिया। गुन्नू ने मोनी का हाथ पकड़कर कहा, यार मोनी, मैंने उसका नंबर तो डिलीट कर दिया, पर जो नंबर मैं पिछले 15 सालों से नहीं भूल सकी, उसे इस तरह कैसे भूल सकती हूँ। वजह मुझे पता नहीं, मुझे उससे प्यार नहीं था, फिर भी मैं उसे भूल नहीं सकी। उसके लिए मेरा दिल दुखी है, और अब मुझे यह भी पता नहीं कि इस दिल को समझाने के लिए क्या करूं। मेरी समझ में नहीं आता उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब उसे पता था तो उसने ऐसा क्यों किया। बस जब तक उसे अच्छा लगता रहा, मुझसे बातें करता रहा, और जब जान पर आ गई तो तुम कौन और मैं कौन वाली बात कहकर किनारा कर लिया। गुन्नू इसी तरह की बातें कहकर रोती रही, और मोनी ने उसे रोने दिया। उसे रोका नहीं। यह समझकर कि उसके दिल पर कितना बोझ है, वह आंसुओं के रास्ते बह जाए तो अच्छा है। वैसे भी मोनी उससे कहती भी क्या, जबकि वह जानती थी कि वह प्यार ही था जिसे गुन्नू भुला नहीं सकी थी। एक बार उसने अमन से कहा था, हम औरतों के दिल में 3 कोने होते हैं, एक में उसका घर, दूसरे में उसका मायका होता है, और जो दिल का तीसरा कोना है उसमें उसकी अपनी कितनी यादें संजोई होती हैं, जिन्हें वह फुर्सत के क्षणों में निकाल कर धो पोंछ कर रख देती है। मोनी सोचने लगी, जो लड़की प्यार को केमिकल रिएक्शन मानती थी और दिल को मात्र रक्त सप्लाई करने का साधन, उसने दिल की व्याख्या कर दी थी, और अब भी वह कह रही थी कि अमन से प्यार नहीं है। मोनी ने उसे यही समझाया, और वह खुद भी समझती जानती थी कि उसे जो भी मिला है अच्छा ही मिला है। उसे कोई भी विधि का विधान बदल नहीं सकता।
तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।